हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री में ही। यार, इससे पहले हमारी एक क्लास हुई थी जो कि हम विदेशी आक्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसी में हम लोगों ने यार एक क्लास अटेंड की थी एंड एक क्लास हमारी रह गई थी। तो उसी क्लास की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे विदेशी आक्रमण की, यानी मौर्य वंश के स्थापित होने से पहले हमारे यार कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। विदेशी आक्रमण होते हैं भारत में। तो उसी को हम यार एक क्लास में हम लोग कंप्लीट किया, जिसमें से हम लोगों ने इसमें अध्ययन किया था कि दो हमारे प्रमुख युद्ध होते हैं विदेशी, ठीक है। वो कौन कौन से? तो एक होता है हमारा ईरानी आक्रमण एंड सेकंड क्या होता है? यूनानी आक्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें यार हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था एंड आज जो हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे या बात करेंगे यूनानी आक्रमण की, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उस क्लास को सहजता पूर्वक अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना सारा माहौल गर्म करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। इस यूनानी आक्रमण के संदर्भ में हम लोग ये जानते हैं कि इसमें इस यूनान का एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण या सबसे जो प्रमुख शासक था इस यूनानियों में, वो हमारा कौन था? तो उसको हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जिसको हम लोग अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो यूनानियों का हमारा सबसे प्रमुख शासक था, सबसे प्रमुख यूनानी शासक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिकंदर के नाम से जानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध नाम था, सिकंदर के नाम से जानते हैं एंड इसी को हम लोग अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इन यूनानियों का सबसे प्रमुख शासक हमारे सिकंदर होता है। इसके संदर्भ में थोड़ी सी कहानी टाइप में समझते हैं एंड उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो इसमें यार ये जो सिकंदर था इसका एक पिता था, वैसे भी एक व्यक्ति था हमारा जो कि इसी यूनान क्षेत्र पे ही शासन कर रहा था। और यूनान क्षेत्र में हमारे एक स्थान था या एक शहर था जिसको हम लोग मकदूनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मकदूनिया के नाम से जानते हैं। तो वो जो व्यक्ति था वो मकदूनिया का शासक था, यानी मकदूनिया क्षेत्र का जो शासक था वो कौन था? उसको हम लोग फिलिप के नाम से जानते हैं, फिलिप के नाम से जानते हैं। और ये जो फिलिप था ये सिकंदर का कौन था? पिता था, यानी एक तरीके से बोले तो ये जो सिकंदर था फिलिप नाम के व्यक्ति का क्या था? पुत्र था। और ये जो फिलिप था ये मकदूनिया क्षेत्र में क्या करता है? अपना साम्राज्य चलाता है या शासन करता है और अपनी सत्ता को क्या करता है? यूनान वाले क्षेत्र में स्थापित करता है। कब करता है? तो ये करता है 359 बीसी में। 359 बीसी में ये अपनी सत्ता को मकदूनिया क्षेत्र में क्या करता है? अपने साम्राज्य को स्थापित करता है। एंड यार इतना ही नहीं,
यानी ये मतलब इसके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ये जो फिलिप था काफी अच्छा शासक था, जो कि मकदूनिया के क्षेत्र को या मकदूनिया पर शासन करते हुए इसने अपने साम्राज्य को काफी ज्यादा व्यवस्थित या सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया। लेकिन फाइनली लास्ट में आते आते कब 329 बीसी में 329 बीसी में इसकी क्या कर दी जाती है, इसी मकदूनिया में ही हत्या कर दी जाती है, यानी इसकी हत्या कर दी जाती है। तो फाइनली 329 बीसी में ये जो फिलिप था ये क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एंड यार जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो गद्दी वहां की खाली हो जाती है, वहां पे कोई विशेष प्रकार का कोई शासक नहीं बचता। तो इस क्रम में यार वहां के इस मकदूनिया क्षेत्र में जहां पे ये शासन करता है कौन, यानी जो फिलिप था, तो इसके साम्राज्य के और जो अन्य लोग थे उनका कहना यह था कि इनका जो पुत्र है वो इस सत्ता को क्या करे, संभाले, या वो इस गद्दी पर बैठे इस साम्राज्य का आगे क्या कर सके, विकास कर सके या विस्तार कर सके। तो इस संदर्भ में 329 बीसी में ही सिकंदर क्या करता है, मकदूनिया का शासक बनता है। सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर ये क्या होता है 329 बीसी में ही, यानी इस सत्ता को संभालता है और फाइनली मकदूनिया साम्राज्य का या मकदूनिया क्षेत्र का शासक बनता है। और इतना ही नहीं, शासक बनने के संदर्भ में इसने भी अपने पिता के जैसे ही यार मकदूनिया क्षेत्र को काफी ज्यादा एक तरीके से बोले तो व्यवस्थित करने का प्रयास किया और सुदृढ़ करने का भी प्रयास करता है। और इसी संदर्भ में इसकी सबसे बड़ी एक ख्वाहिश थी, इसकी एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी कि ये केवल और केवल मकदूनिया पर ही शासन नहीं करना चाहता था, ये मकदूनिया पर तो साम्राज्य कर ही रहा था, इसके अलावा वो यानी उसकी एक इच्छा ये थी कि वो एक तरीके से बोले तो पूरे विश्व को जीतना चाहता था। यानी अपने द्वारा, अपनी सेनाओं के द्वारा जो भी उसके पास यानी जितना भी सारा सिस्टम था वो एक प्रकार से यही कहता है कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूं, ये मेरी क्या है, इच्छा है। तो सिकंदर क्या करना चाहता है, यानी मकदूनिया को व्यवस्थित तो करता ही है और इसकी एक इच्छा ये होती है कि ये विश्व विजेता बनने की चाह रखता है, विश्व विजेता बनने की इच्छा रखता है। और इस क्रम में क्या होता है कि विश्व विजेता बनने की इच्छा तो रखता है, इस क्रम में इनके एक गुरु थे, किनके गुरु, सिकंदर के। सिकंदर का एक गुरु था जिसको अरस्तु के नाम से जानते हैं, नाम सुना होगा, ये नाम भी काफी प्रसिद्ध है और प्रचलित है, ठीक है। तो ये सिकंदर के कौन थे, गुरु थे। इन्हीं के आशीर्वाद के पश्चात ही सिकंदर क्या कहता है, यानी एक तरीके से बोले तो वो अपने मन में ठान लेता है कि मुझे यार विश्व विजेता बनना है, मैं केवल और केवल मकदूनिया साम्राज्य या एक तरीके से बोले तो यूनान के क्षेत्र पे ही मैं केवल शासन नहीं करना चाहता, मैं पूरे विश्व को जीतना चाहता हूं, ठीक है। तो ये उसकी ख्वाहिश थी। एंड इन सब के पश्चात ही यार वो जब इतना बोलता है तो सर्वप्रथम यार एक तरीके से बोले तो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का विदेशी आक्रमण हो, ईरान हो, यूनान हो या मुगलिया सल्तनत हो, या इस तरीके से जितने भी हमारे विदेशी आक्रमण है, वो यार अगर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण करना होता है तो उनको सर्वप्रथम इंडिया ही दिखाई दिया सबसे पहले। तो कोई भी यार अगर विदेशी आक्रमण किया इतिहास में अभी तक, तो सबसे पहले उनको भारत ही दिखाई देता है। तो इस संदर्भ में सिकंदर को भी सर्वप्रथम भारत ही दिखाई दिया और वह भारत पर अपना प्रवेश करने के लिए यार अपने मकदूनिया क्षेत्र से क्या होता है, निकल पड़ता है। कब निकलता है, तो फाइनली
326 बीसी में 326 बीसी में ये भारत पर प्रवेश करने के लिए, यानी भारत पर आक्रमण करने के लिए ये हमारा सिकंदर निकल पड़ता है 326 बीसी में। और फाइनली ये यार भारत के पश्चिम सीमा प्रांत पे हम लोगों ने इसके पिछले वाली क्लास में अध्ययन किया था कि ये जो हमारा इंडिया का मैप है इसमें क्या होता है कि एक तरफ हमारा पड़ जाता है ये पर्वत वाला क्षेत्र, एक तरफ पड़ जाता है जलीय क्षेत्र। तो ये क्षेत्र हमारा बसता है पश्चिम सीमा वाला, यानी आधुनिक पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र आता है यही क्षेत्र बसता है। ठीक है, तो जितने भी आक्रमणकारी आते हैं विदेशी वो यार इसी पश्चिम सीमा प्रांत से ही भारत पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो इसी संदर्भ में यार ईरानी भी इसी साइड से आए और ईरानियों के साथ साथ ये यूनान का जो शासक था अर्थात सिकंदर, ये भी इसी तरफ से क्या करता है, इंडिया में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के संदर्भ में इसने यार इधर ही एक हमारे हिमालय का छोटा सा एक पहाड़ टाइप में पड़ता है या पर्वत टाइप में पड़ता है जिसको हम लोग हिंदू कुश श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखना है, ये हिंदू कुश श्रेणी को पार करते हुए भारत के यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है। और पाकिस्तान में ही यार हमारा एक मतलब उस समय प्राचीन समय की बात की जा रही है, तो ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है ये उस समय भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, जो कि आज हमारा डिवाइड कर दिया गया है। तो इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम लोग तक्षशिला के नाम से जानते हैं, तक्षशिला के नाम से भी जानते हैं। इस तक्षशिला वाले क्षेत्र में यार सिकंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। और इस तक्षशिला वाले क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो इस समय इस तक्षशिला पे जो राजा था वो कौन था, वो अपना शासन करता है। कौन, तक्षशिला का राजा उस समय का था, वो उसको हम लोग आम्भी के नाम से जानते हैं। यानी राजा आम्भी तक्षशिला वाले क्षेत्र में इस समय क्या करते हैं, अपना साम्राज्य चला रहे होते हैं। तो उसी समय ये सिकंदर क्या करता है, भारत पे अटैक करता है। और फाइनली ये आम्भी जानते थे कि हम सिकंदर से जीत नहीं पाएंगे, तो फाइनली ये अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सिकंदर काफी खुश होता है कि अब इनसे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अर्थात इनसे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। इन्हें ने अपने आप को ही क्या कर दिया, समर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। और इतना ही नहीं, इन्होंने समर्पण तो किया ही, और समर्पण के पश्चात ही इन्होंने उनका सहयोग भी किया। किस संदर्भ में, उसके आगे के अभियान के संदर्भ में। यानी इनका कहना यह था कि हम आपसे जीत नहीं पाएंगे, हम आपको अपने आप को आपके प्रति समर्पण करते हैं और समर्पित करते हैं, और आपके पक्ष में आप आगे भारत पे और जाइए, हम इस पक्ष में आपका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ये किसका कहना था, आम्भी का कहना था। तो इस संदर्भ में सिकंदर क्या करता है, इनको छोड़ देता है और ये आगे की तरफ बढ़ता है। कहां पे, पंजाब वाले क्षेत्र में। यानी आधुनिक जो पंजाब है, आधा पंजाब हमारे दो थे, एक पंजाब पाकिस्तान में है आधुनिक की बात करें, और एक पंजाब हमारा आज इंडिया में है। ये पहले एक ही हुआ करता था, लेकिन जब से इंडिया डिवाइड हो गया तो यार आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में और आधा पंजाब हमारे इंडिया में रह गया। ठीक है, तो ये था हमारा कि पंजाब वाले क्षेत्र में जब ये पहुंचता है तो क्या होता है कि उस समय पंजाब पर जो शासन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, पंजाब का जो शासक था। यानी जब वह पंजाब के क्षेत्र में किसके सहयोग से पहुंचता है, आम्भी के सहयोग से। ठीक है, तो पंजाब के क्षेत्र में जब सिकंदर पहुंचता है तो क्या होता है कि यहाँ का जो शासक था उसको हम लोग पुरु या पोरस के नाम से जानते हैं।
पुरु या पोरस के नाम से भी जानते हैं। ये जो पुरु था या पोरस था, ये आंधी की तरह नहीं था। ये मतलब जानता था कि मैं यार, मेरी चाहे जय होगी या पराजय होगी, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं बाकायदा युद्ध करूंगा। सिकंदर से हार जाता हूं तो अच्छी बात है, नहीं हारता हूं तो और अच्छी बात है, अपना साम्राज्य तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये पुरु क्या करता है, ये मतलब आंधी की तरह ना करके ये क्या करता है, सिकंदर से संघर्ष करता है। क्या करता है, सिकंदर से संघर्ष करता है। सिकंदर से ये संघर्ष करता है और फाइनली सिकंदर इसको भी क्या कर देता है, पराजित कर देता है। अर्थात राजा जो पुरु है या जो पोरस है, पंजाब क्षेत्र के जो शासक थे, इनको यार सिकंदर क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और पराजित करने के क्रम में इनका जो साम्राज्य था, राजा पुरु का जो साम्राज्य था पंजाब वाला, इसको यार अधिकांश क्षेत्र को इन्होंने सिकंदर ने, अर्थात सिकंदर ने राजा पुरु को वापस कर दिया। इनकी वीरता से खुश होकर के राजा पुरु को इनके अधिकांश क्षेत्र को क्या कर देता है, इनको वापस कर देता है। और वापस करने के क्रम में जो बचा हुआ क्षेत्र होता है वो क्या करता है कि ये अपना, यानी इसका एक सेनापति था जिसको सेल्यूकस निकेटर के नाम से जानते हैं। तो जब ये भारत से जा रहा होता है तो आधा साम्राज्य ये सेल्यूकस निकेटर के नाम पे कर देता है। ठीक है, तो फाइनली इतनी सारी चीजें हमको अभी के लिए याद रखनी है। और इसमें ये भी चीज याद रखेंगे कि ये जो राजा पोरस थे, इनका शासन क्षेत्र था पंजाब का। और नदियों के हिसाब से बात करें तो चेनाब नदी, भौगोलिक दृष्टि से चेनाब नदी एंड चेनाब नदी एवं झेलम नदी, झेलम नदी, ये सिंधु की पंच महानदियों में से दो नदियां हैं हमारी। कौन सी, चेनाब एंड झेलम। इनके मध्य का जो क्षेत्र था वही हमारे पंजाब का क्षेत्र था। और इस पंजाब के क्षेत्र में ही राजा पुरु या पोरस क्या करते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। और इतना ही नहीं, इस मतलब सिकंदर और पोरस का जो युद्ध होता है, इसको यार एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, ये जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी के पास में ही सिकंदर और मतलब पुरु का युद्ध होता है। तो इसको झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। झेलम का युद्ध, यहां से प्रश्न बन सकता है, झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। झेलम के युद्ध के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और इस झेलम नदी को कहां पे, यूनान में, यूनान में क्या बोलते हैं, इसको हाइजे, हाइजे स्पीच के नाम से जानते हैं। इस झेलम नदी को यूनान में क्या बोलते हैं, हाइजे स्पीच के नाम से जानते हैं। इसी कारणवश इसको हम एक और नाम देते हैं, अर्थात हाइजे स्पीच का युद्ध भी बोल सकते हैं। हाइजे स्पीच का युद्ध भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट डाल करके हमें लिखना है। झेलम का युद्ध और हाइडे स्पीच का युद्ध किसके मध्य में होता है, तो वो होता है सिकंदर और राजा पुरु के मध्य में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है। बात करते हैं इसके आगे की।
देखते हैं इसी में सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने बात की कि यार मतलब इसको क्या होता है, सिकंदर और इनके मध्य में युद्ध होता है, उसको झेलम के युद्ध में या हाइटे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्रम में युद्ध करने के पश्चात में ही सिकंदर क्या करता है, अब और आगे बढ़ना चाहता है, यानी भारत के और क्षेत्रों को भी वह क्या करना चाहता है, मतलब जीतना चाहता है। क्यों? क्योंकि यार उसको तो विश्व विजेता बनना था, विश्व विजेता बनने की चाह थी उसकी, तो वो क्या करता है कि भारत के अन्य भागों को भी वो जीतने की इच्छा रखता है। लेकिन इस संदर्भ में क्या होता है कि जैसे ही वह यानी यहां से जीत करके वो व्यास नदी तक पहुंचता है, व्यास नदी के तट पर पहुंचता है, यानी उस नदी तक पहुंचता है, तो क्या होता है कि उसकी जो सेना थी वो यार काफी ज्यादा थक चुकी थी। यानी यूनान से एक तरीके से बोले ईरान, यूनान, पाकिस्तान वाला क्षेत्र एंड तत्पश्चात आता है इंडिया का क्षेत्र। ठीक है, तो इतनी सारे मतलब इतनी दूरी तय करके उसकी सेना भारत तक आती है, भारत में प्रवेश करती है। तो इन सारी चीजों के इन सब के कारणवश उनकी सेना क्या हो जाती है, काफी थक जाती है। वो क्या करती है कि वो ये बोलती है कि हम लोग काफी दूर से आए हैं और काफी सारे युद्ध करते हुए आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अर्थात हमको यहीं से वापस हो जाना चाहिए। ठीक है, उनकी सेना का कहना था। लेकिन सिकंदर का कहना यह था कि नहीं, हमको और आगे जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, भारत के अन्य भागों को भी हमें जीतना है। लेकिन उनकी सेना बार बार मना करती है कि नहीं, हमको आगे नहीं जाना है। तो इस संदर्भ में एक दो तथ्य याद रखेंगे कि वो मना क्यों कर रही थी, उनकी सेना मना क्यों करती है आगे जाने के लिए। तो वो मना इस कारणवश करती है क्योंकि यार काफी थक चुकी होती है और काफी दिनों से युद्ध करते हुए वो आगे बढ़ रही होती है। तो उनको मतलब क्या होता है, थकान के कारणवश वो आगे नहीं बढ़ना चाहती। एंड इसी के पश्चात में यार काफी दिनों से वो युद्ध करते चले आ रहे थे, तो उनको भी घर परिवार की याद आने लगी थी, घर परिवार की याद आने लगी थी, अर्थात अपने बाल बच्चे सबको याद आने लगे थे। तो वो क्या बोलते हैं कि अब हमें आगे नहीं जाना है, हमको यहीं से पुनः वापस हो जाना चाहिए। एंड यार वो और क्या बोलती है उनकी सेना ये बोलती है कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो हमारे रहने योग्य नहीं है, अर्थात यूनान की जो जलवायु है, यूनान की जलवायु वो क्या है, काफी डिफरेंट है। यानी दोनों जगह की जलवायु में काफी भिन्नता देखने के लिए मिलती है। यानी इनकी जो सेना थी यूनान की अर्थात सिकंदर की, वो अपने आप को भारतीय जलवायु के हिसाब से मतलब सेट नहीं कर पा रही थी, एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इस कारणवश भी वो बोलते हैं कि हमको यहां से वापस जाना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलती है उनकी सेना ये भी बोलती है कि यार जब हम लोगों ने युद्ध करना स्टार्ट किया था, अर्थात यूनान के क्षेत्र से हम आक्रमण करते हुए पंजाब के क्षेत्र तक आए हैं, तो हमको इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि हम यार उन समस्याओं का सामना बड़े ही संघर्षों के साथ कर पाए हैं, उनकी सेना का कहना था। और वो साम्राज्य तो छोटे छोटे थे, तब इतनी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ा, और यदि हम आगे बढ़ते हैं, पंजाब से और आगे बढ़ते हैं, तो यार हमको और अधिक समस्याओं का संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यार आगे तो मगध जैसा शक्तिशाली क्षेत्र पड़ता है या विशाल क्षेत्र पड़ता है, विशाल साम्राज्य पड़ता है, तो मगध जैसे क्षेत्र से लड़ने की क्षमता हमारे पास में नहीं है। इस कारणवश भी इनकी जो सेना है वो क्या करती है कि मना करती है कि हम आगे आक्रमण करने के संदर्भ में नहीं जाएंगे। और उस समय
तो यार हमारा मगध पर जो शासन कर रहा था वो काफी क्रूर शासक था, काफी कठोर शासक था, जिसको हम घनानंद के नाम से भी जानते हैं। तो इस कारणवश उनकी सेना काफी डर जाती है और वो वापस जाने के लिए सिकंदर से आग्रह करती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी हमें क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में वापस जाने के क्रम में सिकंदर जब काफी बार बोलता है कि नहीं हमें आगे जाना चाहिए, लेकिन उनकी सेना नहीं मानती है, तो सिकंदर भी फाइनली ये बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग आगे ना जा करके पुनः अपने मकदूनिया साम्राज्य में क्या करेंगे, जाएंगे। तो इस क्रम में उसने वापस जाने का निर्णय लिया, व्यास नदी से पीछे हटने लगा और इस क्रम में उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। किसको? अपनी सेना को। एक सेना थी हमारी जल सेना, एक थी जल सेना एंड दूसरी थी स्थल सेना। ठीक है, याद रखना है हमें। जल सेना का जो नेतृत्व करता है वो निर्याकश नाम का सेनापति था। निर्याकश नाम का जो सेनापति था ये इस जल सेना का नेतृत्व करता है और स्थल सेना का जो नेतृत्व करता है वो स्वयं सिकंदर करता है। स्वयं सिकंदर के द्वारा इस स्थल सेना का नेतृत्व हमारे किया जाता है। और ये जो जल सेना थी, जल सेना जल के मार्ग के द्वारा वापस मकदूनिया क्षेत्र में वापस जाती है और ये जो स्थल सेना है ये स्थल के माध्यम से हमारे मकदूनिया साम्राज्य में पुनः लौटने का प्रयास करती है। और इसी वापस लौटने के क्रम में ही हमारे मतलब जब सिकंदर वापस लौट रहा होता है तो फाइनली 326 बीसी में क्या होता है कि 326 या 25 के अंतर्गत 323 बीसी में क्या होता है कि फाइनली सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वापस लौटने के क्रम में जब ये वापस लौट रहा होता है तो 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक तरीके से बोले तो इनका वापस लौटना क्या हो जाता है, इनकी सेना के लिए काफी खतरनाक हो जाता है, जिस कारणवश इसकी मृत्यु हमारे हो जाती है। मृत्यु कहां पे होती है तो वो बेबीलोन नामक स्थान पे, बेबीलोन नामक स्थान पे सिकंदर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब इसकी मृत्यु हो जाती है या जब ये वापस जा रहा होता है तो यार वापस जाने के क्रम में इसका जो साम्राज्य था पंजाब वाला जब इसने जीता था तो ये अपने मतलब एक सेनापति जिसको सेल्यूकस निकेटर के नाम से जानते हैं, तो अधिकांश क्षेत्र ये क्या करता है, उसको सौंप देता है। उसके बाद वापस जाता है और वापस जाने के क्रम में इनकी सेना को बड़ा ही मतलब संघर्ष का सामना करना पड़ा और ये इस संघर्ष में ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है। फाइनली थोड़ा सा बात करते हैं कि यूनान क्षेत्र में ही यानी यूनान क्षेत्र में जब हमारा भारत में ये लोग प्रवेश करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं, तो कुछ हमारे प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। तो देखते हैं भारत में ऐसे कौन कौन से इफेक्ट पड़े या कौन कौन से प्रभाव पड़े हमारे यूनानियों के आक्रमण के पश्चात में। ठीक है, देखते हैं इसी में। यार अभी हम लोगों ने बोला या अभी मैंने ये बोला कि मतलब कुछ प्रभाव पड़ते हैं यूनानियों के आक्रमण के पश्चात में जो कि भारत में पड़ता है। देखते हैं भारत में ऐसे कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं
विदेशी आक्रमण अर्थात यूनानियों के आक्रमण से। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, 2-3 पॉइंटों की बात कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सिकंदर जब यहाँ पे आक्रमण करता है और पुरु राजा पोरस के साथ में हमारा मतलब संघर्ष करता है, तो इस संघर्ष में यानी जीतने के पश्चात में उसने क्या किया था, 2 शहरों की स्थापना की थी, यानी 2 शहरों का निर्माण करता है। सिकंदर 2 शहरों का निर्माण करता है। कब करता है? जब वो राजा पुरु को पराजित करता है। कौन कौन से हैं? तो एक को हम लोग निकैया बोलते हैं, निकैया शहर, और एक को बोलते हैं बहुकेफला, बहुकेफला के नाम से जानते हैं। बहुकेफला नामक शहर की स्थापना भी करता है। ठीक है, इस निकैया से तात्पर्य क्या है? इस निकैया से तात्पर्य है विजेता। क्या तात्पर्य है? विजेता। अर्थात जब वो मतलब इनसे राजा पुरु से जीत जाता है पंजाब वाले क्षेत्र में, तो वो यार एक शहर स्थापित करता है इन्हीं के विजय के क्रम में, जिनको निकैया शहर की स्थापना के नाम से भी जानते हैं। और इस बहुकेफला से तात्पर्य यह है कि उसके पास एक घोड़ा था, यानी सिकंदर का सबसे प्रिय हमारा एक घोड़ा था, सबसे प्रिय घोड़ा, जिसको बहुकेफला बोलते हैं, या जिसका नाम था बहुकेफला, बहुकेफला नाम था। इस बहुकेफला की मृत्यु हो जाती है किसमें? यानी पोरस का जब युद्ध करता है पोरस के साथ में, तो इस युद्ध करने के क्रम में बहुकेफला नामक जो घोड़ा था, जो कि सबसे प्रिय घोड़ा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी बहुकेफला यानी घोड़े के नाम पे ही उसने यहीं पे एक शहर की स्थापना की, जिसको बहुकेफला शहर के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये तो थे हमारे कि भारत में, कहां पे? भारत में 2 शहरों का निर्माण, भारत में 2 शहरों का निर्माण इसने किया था युद्ध जीतने के पश्चात में। लेकिन एक शहर का निर्माण ये करता है भारत के बाहर, यानी भारत के बाहर वाले क्षेत्र में, भारत के बाहरी क्षेत्र में एक शहर का निर्माण करता है, जिसको हम लोग सिकंदरिया नगर के नाम से भी जानते हैं, सिकंदरिया नगर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के बाहरी वाले क्षेत्र में इस नगर का निर्माण सिकंदर के द्वारा किया गया। एंड इसी के पश्चात में तो ये कुछ प्रभाव थे जो कि शहरों के क्रम में थे, और एक प्रभाव ये भी था कि मतलब सिकंदर के द्वारा ही यहाँ पे, या एक तरीके से बोले तो एक कला विकसित की गई थी। जब यूनान भारत में आते हैं यूनानी, तो भारत में एक कला विकसित होती है, जिसको हम लोग गांधार कला के नाम से भी जानते हैं। और यार हम लोगों ने इससे पहले अध्ययन किया था बौद्ध धर्म का, तो उस क्लास में हम लोगों ने बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़ा था कि गांधार कला क्या होती है। गांधार कला से तात्पर्य यह है कि यार जो गांधार कला है, इसमें अधिकतर जो मूर्तियां बनाई गई वो गांधार कला के अंतर्गत ही बनाई गई। और गांधार कला में किस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है? तो वो बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है गांधार कला के अंतर्गत। एक कला और थी मथुरा कला, उसमें जैन धर्मों का किया जाता है। ठीक है, तो ये गांधार कला किसमें विकसित होती है? यूनानियों के आने के पश्चात में गांधार कला विकसित होती है भारत में। और इतना ही नहीं, जब ये विकसित होती है गांधार कला, तो इसमें यार कई सारी मूर्तियों का निर्माण हमारे किया गया भारत में, जो कि बौद्ध मूर्तियों से क्या था? संबंधित था। और इतना ही नहीं यार, जब ये मूर्तियां बनाई गई तो इसी में यार हमारे एक यूनानी, मतलब एक तरीके से बोले तो यूनानी देवता थे, जिनको नोबिला इसी तरह के एक नाम आता है,
नाम याद रखना है हमको, यानी यूनानी देवता, यूनानी देवता जिसको हम लोग अपोलो के नाम से, अपोलो के नाम से जानते हैं। तो इसके चित्र का प्रभाव भी गांधार कला में अर्थात उन मूर्तियों में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है। एक प्रभाव ये भी था, और एक प्रभाव और देखने के लिए मिलता है। एक प्रभाव ये था कि जैसे ही यूनान हमारे भारत में प्रवेश करते हैं तो इस संदर्भ में भारत का जो आर्थिक व्यापार था या जो आर्थिक वाणिज्य व्यापार था वो यूनान के साथ में, और यूनान का जो वाणिज्यिक व्यापार था वो यार भारत के साथ में होने लगता है। तो एक प्रभाव ये भी देखने के लिए मिलता है कि यूनान का वाणिज्यिक व्यापार भारत के साथ में होने लगता है, और फाइनली भारत का वाणिज्यिक व्यापार यूनान के साथ में होने लगता है। तो एक हमारा ये प्रभाव भी देखने के लिए मिल जाता है। और यार एक प्रभाव और देखने के लिए मिलता है, कौन सा देखते हैं थोड़ा सा। एक प्रभाव और देखने के लिए मिलता है वो ये है कि जैसे ही ये यूनान जो है हमारा, जब ये यहां से यूनानी हमारे वापस चले जाते हैं तो इसके पश्चात हमारे भारत में स्थापित होता है मौर्य वंश। ठीक है, तो इसके बाद जो हम क्लास अटेंड करेंगे वो मौर्य वंश की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जब ये चले जाते हैं हमारे यूनानी अर्थात सिकंदर वगैरह यहां से जब चले जाते हैं तो यूनानियों का प्रभाव यहां से खत्म हो जाता है या यूनानियों की सत्ता यहां से समाप्त हो जाती है। तो ये यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना होती है। उसके पश्चात में मौर्य वंश की क्या होती है, स्थापना होती है। इस मौर्य वंश के संदर्भ में जो हमारे मौर्य साम्राज्य के शासक थे, मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे, मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे अर्थात जो भी हो, मतलब बिंदुसार हो, चंद्रगुप्त हो, या हमारे जो भी आते हैं सम्राट अशोक हो, इस तरीके के जितने भी शासक थे इनके द्वारा ये कहना था कि जो भी हमारा ये भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला भाग है, भारत का जो भी पश्चिमोत्तर वाला भाग है इसको हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। तभी हम लोग क्या होंगे, सुरक्षित होंगे, अर्थात इंडिया हमारा क्या होगा, सुरक्षित होगा। तो इस वाले क्षेत्र को वो लोग क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं। अर्थात उनका कहना ये था मौर्यों का कि इस वाले क्षेत्र में हम एक दीवार बनाएंगे, जिससे कि इस क्षेत्र से कोई भी विदेशी आक्रमण भारत में ना हो सके। और जब ये एक तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं, अपनी सत्ता को व्यवस्थित कर देते हैं, एक बहुत बड़ी सी दीवार बना देते हैं इस साइड में, तो यार पूरा का पूरा भारत क्या हो जाता है, एकजुट हो जाता है। तो एक तरीके से एक प्रभाव ये भी पड़ता है कि एकजुट भारत की स्थापना होती है, एकजुट भारत की स्थापना होती है, यानी भारतीयों में यूनिटी देखने के लिए मिल जाती है। एक तरीके से यही बोले, ठीक है। वो यूनिटी कैसे देखने के लिए मिलती है कि मौर्य वंश स्थापित होता है, इनके द्वारा दीवार बनाई जाती है, काफी अच्छी दीवार, जिससे कि पूरा का पूरा भारत क्या हो जाता है, यार सुरक्षित हो जाता है। और इनकी जो सत्ता है वो व्यवस्थित रूप से मौर्य वंश की स्थापना होने के पश्चात में सत्ता इनकी काफी अच्छी चलने लगती है, या इनका साम्राज्य बड़े ही बेहतरीन तरीके से चलने लगता है भारत में, और काफी मजबूत साम्राज्य उभर करके आता है हमारा कौन, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो इन सब कार्यों को देखते हुए जो भी हमारे भारतीय थे वो सब एकजुट हो जाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा भारत एक नव भारत का निर्माण
हो जाता है। ठीक है, और इन सब के पश्चात ही यही सब देखते हुए जो हमारे विदेशी आक्रमण है वो अब विदेशी आक्रमण नहीं होता है किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में ये जो हमको सारी जानकारियां प्राप्त होती है वो जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो अभी हम लोगों ने ये जो प्रभाव पढ़े ये इन प्रभावों के संदर्भ में जानकारियां कहां से प्राप्त होती हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं। तो ये जो जानकारियां प्राप्त होती हैं ये प्राप्त होती है हमको कहां से, सिकंदर के साथ में, यानी सिकंदर के साथ में हमारे कुछ मतलब लेखक भी आते हैं भारत में, यानी कुछ लेखकों का प्रवेश भी, कुछ लेखकों का प्रवेश भी हमारा क्या होता है, भारत में होता है। कुछ लेखकों का प्रवेश होता है, तो इन्हीं लेखकों के माध्यम से ये जानकारी हमको प्राप्त होती है कि भारत में यूनानियों के द्वारा किस प्रकार के कांडों को अंजाम दिया गया, या किस प्रकार के कांड हमारे यूनानियों के द्वारा भारत में किए गए। और भारतीय इतिहास की ये जितनी भी सारी घटना है इन घटनाओं का वर्णन बाकायदा इन्हीं लेखकों के द्वारा किया गया। देखते हैं एक दो लेखकों का नाम भी देखते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले यार मैंने बताया था कि एक हमारे जल सेना का नेतृत्व करता था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्याकस के नाम से जानते हैं। तो इस निर्याकस के द्वारा ये एक प्रकार का लेखक भी था, यानी एक प्रकार से जल का नेतृत्व करता तो था ही, अर्थात जो नेविगेशन सिस्टम था उसका तो नेतृत्व करता ही था निर्याकस। एंड यार इसी के पश्चात में ये एक प्रकार का लेखक भी था। कौन सा लेखक था, यूनानी लेखक था। इसी के संदर्भ में ये जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय इतिहास में इसने बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये वर्णन किया है कि यूनानियों के द्वारा किस प्रकार के प्रभाव हमारे भारतीय इतिहास में देखने के लिए मिल जाते हैं। और भारतीय इतिहास में वो भी भारत के प्राचीन इतिहास में। ठीक है, तो एक लेखक हमारा ये हो गया। एंड दूसरा लेखक हमारा कौन था, ओनेसिक्रेटस। एंड यार एक था हमारा, एक और था अरिस्टोब्यूलस बोलते हैं, अरिस्टोब्यूलस। ये दो लेखक भी थे, ये भी दोनों यूनानी लेखक ही हैं। इनके संदर्भ में भी या इनके द्वारा भी ये बताया गया कि भारतीय इतिहास में यानी इन लोगों के द्वारा वर्णन किया गया कि भारत में विदेशियों के द्वारा किस प्रकार के प्रभाव हमारे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें याद रखनी है इन लेखकों के संदर्भ में। एंड यार थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि इन लोगों ने भारतीय इतिहास में इन सारी मतलब घटनाओं का वर्णन तो किया, वर्णन करने के संदर्भ में इन्होंने यार जो वर्णन किया है इन घटनाओं का वो वर्षवार किया है, यानी इस वर्ष में ये हुआ, इस वर्ष में ये हुआ। और इतना कहने से तात्पर्य मेरा ये है कि तिथियों के अनुसार घटनाओं का वर्णन इतिहास में इन लेखकों के माध्यम से किया गया, जिसके अंतर्गत यार इतिहास के या भारतीय इतिहास को संतुलित रूप देने का प्रयास किया गया। एक तरीके से यही बोल सकता हूं मैं कि इसी कारणवश इन्होंने वर्ष के अनुसार भारतीय इतिहास में घटनाओं का वर्णन किया है, जिससे कि भारतीय इतिहास को एक संतुलित रूप प्रदान किया जा सके। ठीक है, और इतना ही नहीं, एक हमारा एक पॉइंट ये भी लिखते हैं हम, एक पॉइंट ये भी लिखते हैं कि इसी के संदर्भ में जैसे ही तिथियों का वर्णन कर दिया गया वर्षवार में, तो इसी के पश्चात में अब चाहे हमारे मतलब अब चाहे जो भी वंश आए, चाहे वो
मौर्य वंश आए या मौर्य वंश के पश्चात में कोई भी वंश आए, कोई भी वंश अगर आता है तो उन वंशों का अगर इतिहास लिखा जाएगा या भारतीय इतिहास में उनका वर्णन किया जाएगा तो उनका वर्णन बाकायदा तिथियों के अनुसार ही किया जाएगा। किनके अनुसार? तिथियों के अनुसार बाकायदा क्रम वाइज किया जाएगा भारतीय इतिहास में, चाहे वो मौर्य वंश हो या फिर कोई भी वंश हो। ठीक है, तो इस तरीके के प्रभाव हमको भारत में देखने के लिए मिल जाते हैं जब यूनानी शासक सिकंदर हमारा भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ठीक है, तो फाइनली ये था हमारा पूरा का पूरा विदेशी आक्रमण किससे रिलेटेड, वो था यूनान से रिलेटेड। ठीक है, तो इन दोनों क्लासों के अंतर्गत हमने पूरे के पूरे विदेशी आक्रमण को क्या किया, बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया। ठीक है, फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप यार कमेंट में उसकी क्वेरीज कर सकते हैं। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इसी श्रृंखला में ही इतिहास में किसी नेक्स्ट मतलब चैप्टर की ओर। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं अन्य चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।